हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टार्ट किए थे और इसमें से देख रहे थे कि ये जो पॉलिंग और स्लेटर हैं उनके अनुसार एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए यह थ्योरी है। तो उसमें से जो फर्स्ट पॉस्टुलेट इसका देखे थे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, लेकिन वहाँ शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों का तब होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, कंबाइन करते हैं। फिर हम लोग देखे थे कि वैलेंस शेल के वे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वैसे ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप करेंगे, कंबाइन करेंगे, और जिन ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैसे ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। क्यों? एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। फिर हमने देखा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उन ऑर्बिटल्स का सिमेट्री सेम होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तब नेक्स्ट पॉस्टुलेट इसका जो होगा इस थ्योरी का वह है ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, greater the extent of overlapping between the atomic orbitals, comma, greater will be the strength of resultant covalent bond, रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिमम ओवरलैप, ऑफ ऑर्बिटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बिल्कुल सही बात है। अब वह जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? मजबूत बॉन्ड होगा, कमज़ोर बॉन्ड होगा, यह सब कुछ डिपेंड करता है जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनके ओवरलैपिंग पावर पे या उनके ओवरलैप करने के एक्सटेंट पे। बोल रहा है कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, जितना अच्छे से वे ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, रिजल्टेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब एक मजबूत बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑर्बिटल का मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो। एग्जाम्पल भी दे करके बताया था इसके बारे में पिछला क्लास में मैंने कि दो लोग आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दो लोग आपस में रिलेशन बना रहे हैं, तो वह रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये डिपेंड करता है उनके कम्बिनेशन पे कि वे कितने अच्छे से कंबाइन किए हैं। अब मान लो है कि सिंपली एक आध बार कभी कदार मिले हैं, थोड़ा बहुत बातचीत किए हैं, और वैसे में कंबाइन करेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा क्योंकि कम्बिनेशन कम है। लेकिन हाँ, अच्छे से एक दूसरे को जान रहे हैं, परख रहे हैं, काफ़ी दिन से एक दूसरे के साथ हैं, तो वहाँ ओवरलैपिंग का एक्सटेंट मैक्सिमम हो जाता है और उस केस में जो रिलेशनशिप बनता है वह एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। तो जनरल बात भी है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो तभी बनता है जब मैक्सिमम ओवरलैप हो ऑर्बिटल्स के बीच। तब फॉर द सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यदि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम हो, द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, कि यदि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम हो तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इस ऑर्डर में इंक्रीज करता है। एस से ज़्यादा मजबूत होता है SP का बॉन्ड और उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है PP का बॉन्ड। मतलब वह बॉन्ड जो दो S ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है उससे मजबूत होगा वह बॉन्ड जो एक S और एक P के ओवरलैपिंग से बना है, और उससे भी मजबूत होगा जो दोनों P के ओवरलैपिंग से बना है। और यह सब कुछ डिपेंड किया S और P के ओवरलैपिंग पावर पे। S का जो ओवरलैपिंग पावर कैलकुलेट किया गया है 1.0 स्टैंडर्ड माना गया है, और P का जो है 1.72। ऐसा
यह वैल्यू का कैलकुलेशन है, कैसे आता है खैर उन बातों से मतलब नहीं है। एस और पी के ओवरलैपिंग पावर के आधार पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि चूंकि पी का ओवरलैपिंग पावर अधिक है एस से, तो पी जो बॉन्ड बनाने वाला है ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बशर्ते इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो फॉर द सेम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वैरी करेगा इस ऑर्डर में, एस एस से ज़्यादा मजबूत होगा एस पी का, और उससे भी ज़्यादा मजबूत होगा पी पी का। नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका, कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग से क्या होता है कि दो ऑर्बिटल जिस न्यूक्लियाई के हैं उन दो न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वह है ओवरलैपिंग बिटवीन द atomic orbitals increases the electron density between the two nuclei। क्या इसका मतलब हुआ, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, ऐसा। तो अभी जो यह न्यूक्लियस है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार से एक और हाइड्रोजन यदि है तो 1s1, यहाँ भी वही बात है, एक इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के पास। लेकिन जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएंगे, ऐसा, तो आप एक न्यूक्लियस इसका, एक न्यूक्लियस इसका, और अब यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। तो यहाँ एक न्यूक्लियस के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ओवरलैपिंग हुआ तो अब इस न्यूक्लियस के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस न्यूक्लियस के लिए भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वही बोल रहा है कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो जो दो न्यूक्लियाई है वो दोनों न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन जो शुरू में अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, अलग अलग रीजन में होते हैं, वे ओवरलैपिंग के बाद एक पर्टिकुलर रीजन में, एक सेम रीजन में आ जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, इन्हांस कर जाता है। अगला पोस्टुलेट इसका कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, पहले हम लोग जान रहे हैं। तो एक कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यदि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका है कोवलेंट बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कोवलेंट बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या डायरेक्शन होगा, तो द डायरेक्शन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, द डायरेक्शन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इज दैट, द डायरेक्शन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इज दैट in which the overlapping orbitals have the greatest electron density, क्या मतलब हुआ इसका कि कोवलेंट बॉन्ड जो डायरेक्शनल नेचर का है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओरिएंट करता है, तो उस कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो बोल रहा है कि जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से अभी देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा दो न्यूक्लियाई के बीच, तो वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा, जिस रीजन में बढ़ेगा, उसी डायरेक्शन में जो है बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लो कि ऐसे दो पी ऑर्बिटल्स हैं,
ऐसे। अब इनका ओवरलैपिंग जो है अभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ बॉन्ड बनेगा वह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, लेकिन वही ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग वाई के अलॉन्ग हो इस डायरेक्शन में, ऐसा, यहाँ वाई मान लें इसको, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वाई के अलॉन्ग बनेगा। तो ऑर्बिटल जिस डायरेक्शन से ओवरलैप करेंगे उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा उस तरफ ही बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन जो है वही होगा। समझ गए बात को? तो वही लिखें कि कोवलेंट बॉन्ड्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है। तो भाई बताना होगा कि डायरेक्शन क्या है। तो बोला द डायरेक्शन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इज दैट इन विच द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि एक कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन वह होता है जिधर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। अब यदि दो ऑर्बिटल एक्स के अलॉन्ग ओवरलैप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स में मैक्सिमम होगा, तो बॉन्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। उसी प्रकार से यदि वाई के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई में मैक्सिमम होगा, तो बॉन्ड वाई के तरफ बनेगा। उसी प्रकार से जेड रहा तो जेड के तरफ। अब चूंकि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है तो उसका बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में जो है कंसिडर किया जा सकता है एस ऑर्बिटल के लिए। अगला पॉस्टुलेट इस थ्योरी का, the atoms whose atomic orbitals overlap together okay, the atoms whose atomic orbitals overlap together do not lose their identity, that is the atoms retain their identity during the formation of covalent bond, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इस पॉइंट का मतलब हुआ समझेंगे हम लोग। बोला है कि एटम्स जिनका एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है वैसे एटम्स बॉन्ड बनने के दरमियान अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, मतलब जो उनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वह इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन हो जाता है। तो फिर से एक सिंपल सा एग्जांपल H2 की ही बात करें हम लोग, तो H2 एक मॉलिक्यूल है ऐसा। अब इसमें हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसका 1s1 ऐसा एक इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से एक और हाइड्रोजन है तो इसका भी 1s1 एक इलेक्ट्रॉन। अब जब ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे आपस में ऐसा H और H, तो बोला है कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का है वो यहाँ रिटेन कर जाएगा, मतलब जो प्रॉपर्टी इस एटम का है वही प्रॉपर्टी इसका इस मॉलिक्यूल में होगा। ये नहीं कि ओवरलैपिंग के बाद वह एटम का प्रॉपर्टी चेंज कर गया, ऐसा नहीं। इसको आप एग्जांपल से समझो ना कि जैसे कोई व्यक्ति सिंगल है, सिंगल मतलब शादी नहीं हुई है, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसका लक्षण है, जैसा भी उसका व्यवहार है, यदि वह व्यवहार शादी के बाद भी वैसा ही रहे तो इसका मतलब हुआ कि वह अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिटेन कर लिया है, जैसे था वैसे ही है। लेकिन बहुत लोगों में होता है कि नहीं, शादी करने के बाद तो एकदम बदल ही जाते हैं, तो जो बदल जा रहे हैं मतलब उनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैसा नहीं बोलता है, वो बोलता है कि कम्बिनेशन के बाद भी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उस एटम का वो मेंटेन रहेगा, वह लूज नहीं होगा। तो इसी बात को जो है यहाँ ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है इसका एनर्जी से रिलेटेड, कि जब कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है, तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर होगा, तो जो एनर्जी वहाँ से डिक्रीज करेगा वही एनर्जी रिलीज होगा वहाँ से। तो नेक्स्ट पॉस्टुलेट है इसका एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द
फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस एनर्जी कैन बी used to unpair the paired electrons by transferring them to the vacant orbitals of slightly higher energy, क्या मतलब है इसका, समझेंगे हम लोग। बोला है कि जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उस दरमियान एनर्जी हमेशा रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज होगा तो फिर उस एनर्जी का यूज क्या है, तो बोल रहा है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेयर करने के लिए। सिंपल सा एग्जांपल से समझो इसको। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, कन्फिग्रेशन लिखोगे लास्ट का 3s2 3p4, ऐसे p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। सिंपल सी बात है। तो यदि यह सल्फर किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके लिए यही दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा और बॉन्ड बन जाएगा। तो जब ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो बोला है कि उस दरमियान एनर्जी रिलीज होगा, और यह जो एनर्जी रिलीज हुआ ना, यही एनर्जी जाएगा इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास जो उसको अनपेयर करने में मदद करेगा। तो 3p के बाद 3d है, तो d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वे वैकेंट हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है नहीं 3p और 3d के बीच। तो क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुआ वही एनर्जी यूज होगा इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने में। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो एक्साइट करेगा ना, चला जाएगा आगे ऐसा, और अनपेयर हो जाएगा। फिर अब और ज़्यादा बॉन्ड बना तो और एनर्जी रिलीज होगा, फिर एनर्जी इसके लिए आएगा तो आगे जाएगा ऐसा। तो जब कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी अनपेयर करने में मदद करता है जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। हाँ, अनपेयरिंग उनका वही ऑर्बिटल में होगा जिनका एनर्जी बहुत ज़्यादा अंतर ना हो एनर्जी में। अभी नहीं कि 3p था तो 3d के बाद आप 4s 4p में कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कंपेरेबल एनर्जी होना चाहिए, मतलब ऐसा जानो ना कि सेम सेल के ऑर्बिटल्स होने चाहिए, या सेल अलग अलग भी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस ना हो। जैसे 3d और 4s बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वहाँ किया जा सकता है ऐसे। तो यह एक पॉइंट था इसका। तो अभी तक जो इस थ्योरी में हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वह क्या क्या देखा कि वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वे ही ओवरलैपिंग में भाग लेकर के बॉन्ड बनाएंगे, और जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेंगे। ओवरलैपिंग के दरमियान जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उनका सिमेट्री होना चाहिए सेम, तभी अलग अलग सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते हैं। फिर कि ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके ओवरलैपिंग एक्सटेंट या ओवरलैपिंग पावर पे डिपेंड करेगा कि बनने वाला बॉन्ड कैसा है, मजबूत है या कमज़ोर है। तो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग पावर जितना ज़्यादा होगा, जितना बेहतर तरीके से ओवरलैपिंग होगा, ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वह डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक का होता है। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करता है और उसका डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन से ऑर्बिटल ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस करते हैं। क्योंकि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, तो जिस डायरेक्शन में वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उस दरमियान एटम अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, उनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लूज नहीं होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो अभी देखिए कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के दरमियान एनर्जी रिलीज होता है, और जो रिलीज्ड एनर्जी है वही एनर्जी इस्तेमाल हो जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए एक हायर ऑर्बिटल में जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग
नहीं हो। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये ओवरलैपिंग होते कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार से ओवरलैपिंग होते हैं ऑर्बिटल्स के, और बॉन्ड कैसे फिर बनता है यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड। तो जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है दो प्रकार से, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, overlapping of orbitals can take place in the following two ways, can take place in the following two ways, दो प्रकार से। एक कहलाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग और दूसरा कहलाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। और भी कई नाम हैं लेकिन मेन यही नाम से जानते हैं इन दोनों को। अब से हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसी को एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, इंड टू इंड ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब यह साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग को जो है हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे अलग अलग हैं। अब ये है क्या, हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है और साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है, इट टेक्स प्लेस व्हेन द ऑर्बिटल्स ओवरलैप टुगेदर along the internuclear axis। जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होकर के, तब यह ओवरलैपिंग कहलाता है एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग या इंड टू इंड ओवरलैपिंग। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वह कंसंट्रेटेड रहता है, इज कंसंट्रेटेड इन ए सिंगल रीजन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सिंगल रीजन में कंसंट्रेट रहता है, एक ही रीजन में होता है, वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। उसके बाद कि जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल का, तो यहाँ से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वह सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जिसको हम लोग इस साइन से दिखलाते हैं, दिस वन। तो व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टुगेदर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, द बॉन्ड फॉर्म्ड in which the electron density is concentrated in a single region and such type of bond is called sigma bond। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड तब बनेगा जब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग हो। तब एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखो S और P और D जो पढ़े हम लोग, तो इसमें से S ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल था, इसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है भाई। S ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल है, स्फेरिकल S ऑर्बिटल। तो इसमें तो हम लोग देख रहे थे कि तीनों एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रॉन लाई करता है, X हो, Y हो या Z हो, ऐसा सब तरफ इलेक्ट्रॉन लाई करता है। और इसका एक्सिस भी हर एक साइड है, कहने का मतलब कि S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की तरफ है तो वाई के तरफ भी है और जेड के तरफ भी है, इसका तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है ही नहीं। लेकिन वही यदि हम लोग पी की बात करते हैं जिसका डम्बल शेप होता है, तो इसमें डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि जो तीन प्रकार के ऑर्बिटल्स हैं पी में, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो क्या हमने देखा था कि पी एक्स में जो लोब है वह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगा, प्लस माइनस साइन देते थे हम लोग। पी वाई में वाई के अलॉन्ग लाई करेगा, ये वाई एक्सिस है, और पी जेड में जेड के अलॉन्ग लाई करेगा, ऐसा दिस वन। तो कहने का मतलब कि यदि यह एक पी ऑर्बिटल है तो यदि इसमें आप बनाओगे एक ऐसा एक्सिस दिस वन,
तो यह एक्सिस कहलाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि ये ऑर्बिटल जिसके लिए है वह एटम इस जगह पे होगा, तो इस एटम के अलॉन्ग जो एक्सिस जाएगा वह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुआ, न्यूक्लियस के अलॉन्ग। कहने का मतलब हुआ ना कि ये जो पोर्शन होता है एक ऑर्बिटल का जो एक्सिस के अलॉन्ग होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हेड, या इसी को बोल सकते हो इंड, और एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए इसी को हम लोग एक्सियल बोलते हैं ऐसा। तो अगला ऑर्बिटल जो ओवरलैप करे वो भी ऐसा ही करे, दिस वन लाइक दिस ऐसा, ये भी देखो एक्सिस पे ही, तब इसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग। तो जब दो ऑर्बिटल्स ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सिंगल रीजन में रहेगा और यहाँ जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वह कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो कुछ हम लोग देखते हैं इसमें ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कि कैसे अलग अलग ऑर्बिटल्स एक्सियल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग कहने का मतलब हुआ कि दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, और बताया कि एस ऑर्बिटल का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होता नहीं है, फिर भी एस ऑर्बिटल है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, फिर एक और एस ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस साइन दिया जा रहा है क्योंकि पूरा एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो जब यहाँ ओवरलैपिंग होगा दिस वन, तो कहीं से भी ओवरलैपिंग हो तो एक्सिस के अलॉन्ग ही होना है क्योंकि इसमें एक्सिस हर तरफ होता है ऐसे। तो ये जो यहाँ ओवरलैपिंग हुआ जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आए, इसको यहाँ हम लोग बोलने वाले हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वह सिग्मा बनेगा, और चूंकि यह सिग्मा दो एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस एस सिग्मा बॉन्ड, एस एस सिग्मा बॉन्ड। उसी प्रकार से एस पी ओवरलैपिंग हो सकता है, या एस पी से पहले पी पी ओवरलैपिंग देख लो, पी पी ओवरलैपिंग हो सकता है। पी पी ओवरलैपिंग में क्या होगा कि दो पी ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप करेंगे, और पी ऑर्बिटल्स का शेप हमने देखा डम्बल शेप ऐसा। ये मान लो कि दो पी ऑर्बिटल्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ, यदि यह पी एक्स है तो ऑब्वियसली यह भी पी एक्स होने वाला है ऐसे। साइन देते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ जब अब ओवरलैपिंग होगा तो देखो सामने से एक्सिस के अलॉन्ग मिलेंगे ऐसा, दिस वन। सिमेट्री भी सेम रहा ऑर्बिटल का और एक्सिस के अलॉन्ग भी ओवरलैप किए, तो यही हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चूंकि यह पी ऑर्बिटल है, यह भी पी ऑर्बिटल है, दैट्स वाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पी पी सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ क्या बोलने वाले हैं, पी पी सिग्मा बॉन्ड। उसी प्रकार से यदि आप एक एस और एक पी लेते हो तो एस पी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा वहाँ से, कि एक एस का ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक पी का है, और ऐसा ओवरलैपिंग हो रहा है, ये पी का है प्लस माइनस ऐसा। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हुआ यह भी हेड ऑन हुआ, चूँकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, या बोलो कि हर तरफ इसका एक्सिस ही लाई करता है, इसलिए एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा और सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा दिस विल कॉल्ड एस पी सिग्मा बॉन्ड ऐसा। डी ऑर्बिटल्स जनरली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो एस और पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। एस तो हमेशा सिग्मा ही बनाएगा, हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेगा, और बचा पी, तो पी जो है हेड ऑन साइड वाइज कुछ भी कर सकता है, तो डिपेंड करेगा उसके ओवरलैपिंग के डायरेक्शन पे या ओवरलैपिंग के तरीके पे कि वह कैसे ओवरलैप कर रहा है। यदि दो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप किए, जैसे मान लो कि यह एक ऑर्बिटल है या भी एक ऑर्बिटल है, तो ये देख रहे हो ये जो पोर्शन है वो हेड कहलाएगा और इसी के अलॉन्ग एक्सिस लाई करेगा। तो दो ऑर्बिटल यदि ऐसे जा करके मिल रहे हैं दिस वे ऐसा, इस तरीके से, तो इसी को हम लोग बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो चूंकि एस ऑर्बिटल तो पूरा राउंड है, गोल है ऐसा, तो ये कोई भी ऑर्बिटल से जाएगा, जैसे पी है डम्बल शेप वाला, ये राउंड है, तो भाई ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए क्या फ़र्क पड़ता है, इसका तो एक्सिस हर तरफ है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, स्फेयर मतलब यूनिफॉर्म, इसलिए वह हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, उसमें कोई साइड नहीं है, सब तरफ हेड ही है। और एस ऑर्बिटल जब हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहाँ से।
तो क्या क्या बात हेड ऑन ओवरलैपिंग से नोटिसेबल रहा कि हेड ऑन ओवरलैपिंग एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो एक ही रीजन में रहा है, ये दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है लेकिन ओवरलैप किया तो एक रीजन में आ गया। यहाँ भी देखो एक ही रीजन में आया, यहाँ भी एक ही रीजन में आया। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सिंगल रीजन में कंसंट्रेट होता है और इससे बनता क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड। अब जब हम लोग आगे ओवरलैपिंग की बात करेंगे, जो कि हम लोग का साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तब और भी बातें जो है सामने आएंगी और क्लियर हो पाएगा कि क्या अंतर है हेड ऑन और साइड वाइज में। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।